अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहान तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ये कोशिश कर रहे हैं कि इदारा जाती इस्लाहत के हवाले से कोई ऐसे फ़ैसले कर दिए जाएँ ताकि मुल्क का नज़्म व नस्क बेहतर तरीके से चलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात तो आलम आश्कार है कि मुल्क का जो नज़्म व नस्क है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। अगर वो न चाहे तो कोई भी वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वो निज़ाम में ममलिकत नहीं चला सकता। हाल ही में जो इक़दामात हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जो उनके मुशीर हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसके तहत 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ग्रेड के अफसरान का जो है वो इम्तहान लिया जाएगा और उसके बाद उनका प्रमोशन उन्हीं इम्तहानात के रिज़ल्ट के ऊपर तय किया जाएगा। ये तो हुई बात इदारा जाती इस्लाहत की, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी हालात हैं वो कहाँ जा रहे हैं और मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ हमारे जो दोस्त हैं सहाफ़ी आतिफ़ भट्ट साहब मौजूद हैं। ये वज़ीर आज़म के साथ उस दिन उनकी मुलाकात, जब बीट रिपोर्टर की मुलाकात हुई थी तो ये उस मुलाकात के अंदर मौजूद हुए थे। इस मुलाकात का जो टाइम था वो इस हवाले से इंतहाई अहम था कि जुमे के रोज़ 11 बजे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उस खिताब के बाद इनकी मुलाकात तय थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की और नतीजे में हमने देखा कि उस शाम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से जो उनकी तकारीर थी या उनके दौरे की जो अहमियत थी उस पर बात नहीं हुई, लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात हुई। तो ये क्यों इस तरह किया गया, इसके पीछे जो वो दानिस्ता कोई कोशिश थी या वज़ीर आज़म ने माजी की तरह जिस तरह वो बोलते हैं इसी तरह बोला था। आतिफ़, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपको वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया तो ये क्या उस दिन तयशुदा प्रोग्राम था, अचानक कॉल आई थी, या 2-3 दिन पहले ये शेड्यूल तय था? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की जानब से जब जो उनके बीट रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाया गया तो एक रोज़ पहले उनको कहा गया है कि 12:15 बजे वज़ीर-ए-आज़म साहब से आपकी मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो आप तशरीफ़ लाएँ। और ये भी पूछा गया कि आया आप आएंगे या नहीं आएंगे। फिर हम लोग वहाँ पर एज़ अ शेड्यूल जो उन्होंने 12:15 बजे बुलाया था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त गवर्नर थे सिंध के, उनसे मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद आके बाहर ही ओपन एयर में कुर्सियाँ लगाई हुई थी और उन्होंने आके बाहर ही हमसे मुसाफ़ा किया है। फिर उसके बाद बैठ के उन्होंने हमसे गपशप शुरू की है। गपशप उनके जो पहले अल्फाज थे वो यही थे कि यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं आपको ऐसी ऐसी ख़बरें बता सकता हूं कि आपके जो चैनल है वो उसकी रेटिंग में बहुत ऊपर चले जाए। और साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से मौलाना फजल रहमान का जो जिक्र है वो शुरू कर दिया कि वो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो किसी के इशारे पर आए हैं, ये उनके ख़िलाफ़ उनके अपने मुंह से ही एक उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है और मानना है। तो ये कैसे एक जमहूरी हुकूमत जो है उसको डिरेल कर सकते हैं। तो उसी वक्त जो बैठे हुए हमारे कुछ दोस्त थे, निजी चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, उनकी जानब से सवाल हुआ कि फवाद चौधरी की जानब से एक लेटर लिखा गया है आपको मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का, क्या आपको मिला है? तो वज़ीर-ए-आज़म की जानब से ये कहा गया है कि हमें मुझे वो लेटर तो नहीं मिला, लेकिन मैंने ये अखबारात में पढ़ा है, ये सुना है कि मौलाना की जानब से ये इंकशाफ किया गया है कि उनको कोई इशारे हुए थे हुकूमत गिराने के, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं। और उनके जो अल्फाज थे कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो उनसे ये भी पूछा गया कि तहकीकात क्या करनी है, तो आप लोग तो चौधरी परवेज़ लाई हैं या दूसरे तीसरे से पूछ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हम इस हवाले से करेंगे, हम ये करेंगे। यानी कि उनका ये एक ऐलान था कि वो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़ जो है वो करेंगे। लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानब से कहा गया कि होनी चाहिए, इदारों को तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी टाइमिंग थी कि जिस वक्त तुर्क प्रेसिडेंट की जानब से यहाँ पर बहुत ही आला खिताब किया गया था एक आलमी लेवल का, लेकिन ये सारी चीज़ को पसे पुश्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो सहाफ़ियों की जो मीटिंग थी वो उसको पीछे पसे पुश्त डाल दिया गया। लेकिन यहाँ जब हम उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो अल्फाज और उनका जो फेस एक्सप्रेशन का अगर वो देखा जाए तो वो मैं उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मायूस था। वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ परेशान कह लें या गुस्से में। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? उनकी बॉडी लैंग्वेज
कुछ इतनी गुस्से वाली थी कि हाजी नवाज रज़ा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनकी जानब से कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब आप में बर्दाश्त का जो अंसर है वो ख़त्म हो चुका है या होता जा रहा है। तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म की जानब से फ़ौरी तौर पर बड़े गुस्सीले अंदाज में उनको जवाब दिया गया कि रज़ा तुम नहीं जानते, जिस तरह एक शख्स दूसरे शख्स से लड़ाई के मूड में नहीं आ जाता, ये उनके साथ किया गया। और वो कुछ इस तरह था कि मीडिया के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मीडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहरान है और आपकी हुकूमत की वजह से है। तो उसके ऊपर वो वज़ीर आज़म साहब उनको गुस्सीले अंदाज में उनको सीधे होगा कि मीडिया मेरे ख़िलाफ़ जो कर रहा है तुम्हें नहीं पता, मेरी इतनी वो ज़्यादा वो मेरे ख़िलाफ़ खबरें चला रहे हैं, इतनी गलत बयानियाँ कर रहे हैं। ये वो उनका ओवरऑल अगर उनके फेस एक्सप्रेशन और अगर उनका वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उस तरह साथ नहीं दे रही थी और वाज़े तौर पे पता चल रहा था कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और जो हमारे ज़राए हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब जो पार्टी के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो लेग पोलिंग का सिस्टम जारी है इस वक्त, जो एक ज़राए ने ये भी कह दिया था कि पंजाब और पख्तून और पंजाबी की एक लड़ाई जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में चल रही है और वज़ीर आज़म उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं थी, परेशान थे, तो क्या वो पार्टी की वजह से परेशान थे या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सूरत हाल है उनका कोई दबाव आपकी उनकी बातों से कुछ क्या महसूस हुआ? बज़ाहिर तो उनकी जानब से ये कहा गया है कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस बहुत बेहतर हैं, फ़ौज मुझे जानती है, मैं बहुत एक हफ़्ते में एक छुट्टी करता हूँ, सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज उनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो इस चीज़ पे उनका साथ नहीं दे रहे थे। जो उनकी लैंग्वेज थी और यहाँ जो उनके फेस से झलक रहा था ऐसे ही था कि इस वक्त जो कोई तनाव की सूरत हाल है। और यहाँ तक कि उनकी जानब से जो फ़ौज के हवाले से बातें की गई बतौर इदारा, मैं इस चीज़ पे हैरान हुआ कि वो कह रहे थे जी वो MI का नाम लिया और ISI का नाम लिया कि वो सियासतदानों की जो करप्शन के सबूत हैं वो इकट्ठे करते हैं, तो फिर जो माजी की हुकूमतें थी वो फ़ौज और सिविल जो है वो टकराव होता और इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी। हालांकि ये ऐसी सूरत हाल की बातें करना कि क्या हमारी फ़ौज या जो हमारे इस तरह के इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे, क्या वो सियासतदानों के सबूत इकट्ठे करने में लगे होते हैं करप्शन के? क्या उनका ये काम है? इस तरह की जो बातें करके एक तो वो फ़ौज को भी बदनाम कर रहे थे और सेकंड वो खुद उन्होंने ये बात की या कोई सवाल था उस पर जो है वो उन्होंने सवाल इतना हुआ था कि सिविल और फ़ौज के जो ताल्लुकात इस वक्त कैसे हैं, तो उनकी जानब से जो जवाब दिया गया वो बड़ा हैरानकुन था। मुझे ये लग रहा था कि कहीं वज़ीर आज़म जो हैं वो आज फ़ौज के बारे में बहुत कुछ खुल कर ना बोल दें, लेकिन वो फिर ऐसे कंट्रोल करके ISI और MI का नाम लेके कि वो सियासतदानों के और जो हुक्मरान होते थे उनके ख़िलाफ़ जो उनकी करप्शन के सबूत इकट्ठा करते हैं। और ये एक उन्होंने मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि बहुत गलत तासुर दिया है। क्या फ़ौज का बहसीत एक इदारा ये काम है और एक हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि फ़ौज जो है वो करप्शन के सबूत सियासतदानों के इकट्ठे कर मतलब आपके मुख्य से आपका ख्याल है कि ये उन्होंने उनके ऊपर चार्जशीट जो है वो फ्रेम की? ये ख्याल नहीं, ये कन्फर्म है कि ये एक फ़ौज के ऊपर चार्जशीट पे वो की गई है कि क्या हमारी ISI का काम करप्शन के शवाहिद इकट्ठा करना है या MI का काम ये रह गया है कि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉर्डर्स की सूरत हाल समेत जो दीगर जो हमारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, उसको छोड़ के वो सियासतदानों की करप्शन के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। मीडिया के हवाले से उनका क्या कहना था कि वो कुछ रिलैक्स देंगे या ये जो सेंसरशिप गैर एलानिया है, माशी कत्ल है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ बात हुई? वैसे वज़ीर आज़म साहब से जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने हमें तो मायूस ही किया है बतौर साफ़ी, क्योंकि उनसे जब ये कहा गया कि मीडिया के इतने बुरे हालात हैं तो उनका जानब से ये कहा गया कि मेरे और मीडिया के 40 साल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जो मैंने 22 साल सियासत में जदोजहद की है, मैं गरीब आदमी था और मीडिया मुझे ये एक प्लेटफार्म मिला और मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन उसी प्लेटफार्म का जब जवाब दिया तो उनकी जानब से ये नहीं कहा गया कि मीडिया का जो बहरान है मैं उसको ख़त्म करूँगा या ये हमारी हुकूमत का पैदा करना नहीं है या इसके पीछे क्या है। अलबत्ता उन्होंने ये गिले शिकवे ज़रूर किए कि पिछले 1 साल से जो मीडिया है वो मेरे ख़िलाफ़ ये गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँचा रहा है, फ़लाँ दिन ये मेरे ख़िलाफ़ खबर छापी जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मीडिया की जानब से मीडिया बहरान या मीडिया वर्कर्स के लिए किसी किस्म की कोई भी जो है वो कोई हल
या कोई तजवीज़ ऐसी पेश नहीं की गई कि जो जिससे मीडिया का बहरान ख़त्म हो। उनसे ये जिक्र हुआ था कि सहाफ़ी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरी मुलाकात का निचोड़ अगर आप 2-4 जुमलों में दें तो क्या नतीजा आप अखज़ कर सकते हैं? इस मुलाकात का अगर निचोड़ दें तो सबसे पहले जो बात थी, कोई शायद इसके पीछे कोई बैकग्राउंड कोई चीज़ मौजूद थी कि जो एक बड़े इवेंट को, मुश्तरका इजलास को पसे पुश्त डालना, वो तो हो गया। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो इतने 1.5 साल के बाद जाके सहाफ़ियों से पहली बार बीट रिपोर्टर से मिले हैं, वो और भी उस दिन उस टाइमिंग पे मिलना, और किस किस्म के पूरी खबर उर्दुवान की पूरी खबर उन्होंने किल किया। खबर क्या, उनका जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बोला, इंटरनेशनल लेवल का जो बोला था, वो सारा हमने किल कर दिया उसी दिन। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी शायद यही एजेंडा था। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आतिफ भट्ट साहब की बातें आपने सुनी। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।